हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आप सबकी डिमांड पर बात करेंगे इसमें टॉपिक जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, जिसमें बात करेंगे फैमिली, स्कूल, अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आप में से कुछ लोग इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस वक्त तक जाग कर भी आपके लिए वीडियो बना पाऊँ और जितना मुझसे हो सके थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो थैंक यू वंस अगेन। और अब शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। तो जेंडर आइडेंटिटी इज द पर्सनल सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर। इट इज द इनर सेंस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम सेक्स असाइंड एट बर्थ। तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको बताया है कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है और जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल एनवायरनमेंट में हमारी सोसाइटी हमें बताती है कि क्या जेंडर रोल्स हैं हमारे। और जेंडर आइडेंटिटी क्या है, मतलब पहचान, यानी कि जब हम खुद को क्या पहचानते हैं, हम खुद को क्या मानते हैं, मेल मानते हैं, फीमेल मानते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर हम जन्म के दौरान हम मेल थे तो हम सारी उम्र खुद को मेल ही माने। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो जन्म के दौरान मेल होते हैं लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो अपनी बॉडी में उतना खुश नहीं है या उनकी बॉडी सिर्फ मेल की है, वो अंदर से फीमेल की तरह फील करते हैं। तो वो चीज आ जाती है जेंडर आइडेंटिटी में, जब आपने खुद को पहचान लिया कि आप क्या हैं। नेक्स्ट है जेंडर सोशलाइजेशन, क्योंकि इसमें ये बोला है कि जेंडर आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन जो है वो कैसे इन एजेंसीज के जरिए हम सीखते हैं या देखते हैं वो। तो जेंडर सोशलाइजेशन भी हमें पता होना चाहिए कि क्या होती है। सो जेंडर सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स आर टॉट हाउ टू बिहेव सोशली in accordance with their gender which was assigned at birth। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक इंडिविजुअल को सिखाया जाता है कि कैसे उसे सोशली बिहेव करना है। और वो बिहेव कैसे करना है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी सोसाइटी में हर जेंडर को अलग रोल दिया गया है, तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना है, दैट इज जेंडर सोशलाइजेशन। द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न अबाउट सोशल एक्सपेक्टेशंस, attitudes and behavior typically associated with boys and girls। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा सीख रहा है कि सोसाइटी मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है, मेरा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, मेरा कैसा बिहेवियर होना चाहिए मेरे जेंडर के अकॉर्डिंग। जैसे माना जाता है कि बॉयज का बिहेवियर रफ एंड टफ होना चाहिए, वेयर इज गर्ल्स का सॉफ्ट, हम्बल, ऐसे नजाकत वाली अदाएं होनी चाहिए गर्ल्स में, ऐसा हमारी सोसाइटी चाहती है। तो वो क्या है, जेंडर सोशलाइजेशन। अक्सर हम सुनते हैं बोलते हुए कि लड़कियों की तरह बिहेव करो। वो लड़कियों की तरह बिहेव करना क्या है, जो हमारी सोसाइटी ने नॉर्म्स बना रखे हैं कि अगर लड़की है तो उसे इस तरीके से चलना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं जेंडर सोशलाइजेशन। फिर बात आती है ये जेंडर सोशलाइजेशन होती कैसे है। तो बहुत सारी एजेंसीज है जिनके जरिए जेंडर सोशलाइजेशन होती है। इन एजेंसीज के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। तो इस टॉपिक में जो एजेंसीज दी गई है हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोला है फैमिली। अब इसमें हमें ये बताना है कि फैमिली किस तरीके से जेंडर आइडेंटिटी बनाने में और सोशलाइजेशन में मदद करती है। ऐसी क्या चीजें होती हैं फैमिली में जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जेंडर रोल क्या है या हम किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। ये आपने अक्सर स्टेटमेंट सुनी होगी कि जो फैमिली है वो फर्स्ट स्कूल होती है बच्चे का और जो मदर होती है वो फर्स्ट चाइल्ड होती है। क्योंकि जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है सबसे पहले अगर वो किसी से मिलता है या जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव उस पर होता है वो उसकी मदर होती हैं। तो मदर फर्स्ट टीचर होती हैं हर बच्चे की। It is considered as the primary and most important agent of socialization। क्योंकि हम अपने परिवार में रहे ना, वहां हमने बोलना चलना सीखा, तो वहीं से हमने सारी चीजें सीखी। शुरुआत तो वहीं से हुई ना, बाद में जाके चेंज होती है, स्कूल जाते हैं, कहीं और जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन शुरुआत वहां से हो रही है। इसीलिए फैमिली प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है। चिल्ड्रन लर्न्स लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर फैमिली। Family assigns certain roles and responsibility to the child and this give rise to gender identity।
बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार से सीखता है, क्योंकि वहीं से उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। और परिवार ही उसे बताता है कि तुम्हारी ये रोल्स हैं, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और उसी के बेसिस पर वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी बनाता है और कैसे उसे सोशल इन्वायरमेंट में रहना है ये चीज़ सीखता है। तो अब बात करेंगे रोल ऑफ फैमिली इन जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन, यानी कि फैमिली का क्या रोल है जेंडर आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन में। तो सबसे पहले आ जाता है डिफरेंस इन चाइल्ड रियरिंग। हम देखते हैं कि जिस तरीके से बॉयज एंड गर्ल्स को ब्रॉट अप किया जाता है वो जन्म से ही डिफरेंट होता है। जैसे कि अलग टॉयज होंगे गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए अलग टॉयज होते हैं, तो डिफरेंस होता है जिस तरीके से उन्हें पाला जाता है। लड़कियां थोड़ा सा भी उन्हें चोट लग जाती है या फिर कुछ होता है तो बहुत ही प्यार से ट्रीट किया जाता है, बहुत सॉफ्ट माना जाता है, तो उनको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। वेरेज अगर बॉयज को थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो उन्हें क्या बोला जाता है, अरे लड़के हो, ये थोड़ा बहुत तो चलता है, इस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो डिफरेंस इन चाइल्ड रेयरिंग यानी कि जिस तरीके से उन्हें ब्रॉट अप किया जाता है उसी में डिफरेंस होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक स्टीरियोटाइप्स भी बना देती हैं। इसीलिए अब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे सोशलाइज करती है फैमिली, कैसे हमें पता चलता है कि अलग अलग है, तो हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर है सेटिंग नॉर्म्स फॉर द चाइल्ड दैट आर जेंडर स्पेसिफिक। हम क्या करते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नॉर्म सेट करते हैं फैमिली में। जैसे आपने देखा होगा कि फैमिली में गर्ल्स को लेस फ्रीडम मिलती है, लड़का कहीं भी बाहर घूम के आता है या कुछ तो उसको उतना नहीं पूछते। अब यहाँ पर हम एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आप में से कुछ लोग शायद कमेंट करते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो यहाँ पर हम जनरल की बात करें कि ज्यादातर क्या देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की केयर भी छुपी होती है, तो वो गर्ल्स को उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं देते हैं। वो अगर वो लेट हो जाती हैं तो पूछते हैं कि कहाँ गए थे, तो वो चीज़ थोड़ी आ जाती है कि। और इसके अलावा ड्रेसेस, बॉयज़ के लिए पर्टिकुलर ड्रेसेस है कि ये पहनेंगे, पेंट कोट पहनेंगे या फिर टी शर्ट पहन सकते हैं। गर्ल्स के लिए अगर कोई फैमिली फंक्शन वगैरह है तो वहाँ पर वैसी ड्रेसेस प्रेफर की जाती हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, फैमिली में क्या होता है कि ड्यूटीज असाइन कर दी जाती है। जैसे गर्ल्स को ये होता है कि मम्मी के साथ हेल्प करो, डोमेस्टिक कोर्स वगैरह जो भी होते हैं, किचन में काम करो। वेयर एज बॉयज को बोला जाता है कि फील्ड वर्क करो, बाहर जाकर काम करो, कुछ मार्केट से लाना है तो वो बॉयज को जिम्मेदारी दी जाती है। तो इस तरीके से वो अपने जेंडर रोल सीख जाते हैं कि मेरा क्या काम है, और बॉयज सीख जाते हैं कि मेरा क्या काम है। इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर, और कहाँ से सोशलाइजेशन होती है फैमिली में, इमिटेट करता है बच्चा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बॉयज जो है वो अपने डैड की कॉपी करते हैं और गर्ल्स जो है वो अपनी मदर की। जैसे छोटे छोटे बच्चे जब भी क्या करते हैं, खेलते हैं, तो वो घर घर खेलते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, अच्छा ये मेरी बेटी है, ऐसे अपनी डॉल्स के साथ खेलते हैं, साड़ी पहनते हैं चुनरी की बना के, आप सबने भी पहनी होगी गर्ल्स ने। और बॉयज ने अपने डैड की कैप लगा के या उनके स्पेक्स लगा के ऐसे डैड वाला रोल किया होगा। तो वो क्या हो रही थी उस वक्त, जेंडर सोशलाइजेशन। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि अगर हम अपनी आंखें खुली रखते हैं और अपने एनवायरनमेंट को ही ऑब्जर्व करते हैं तो हम आसानी से इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो वही है कि हम इमिटेट करते हैं, तो उससे बच्चा सीखता है कि क्या मेरा जेंडर रोल है। टॉयज एंड गेम्स, बच्चों के लिए कैसे टॉयज आते हैं, मतलब अलग अलग जेंडर के हिसाब से। बॉयज के लिए कार्स आएंगी, वेयर इज गर्ल्स के लिए डॉल्स आती हैं। फिर है रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉर डिफरेंट जेंडर्स। अब ये चीज़ भी हमें फैमिली ही सिखाती है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन है, तो वो भी हमें फैमिली सिखाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हमें सिखाया जाता है कि चप्पल पहनकर मंदिर की तरफ नहीं जाना है, जहाँ पूजा रूम होता है वहां पर हम चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं, या फिर जब पूजा करो तो सिर ढक लो। और पीरियड्स के दौरान गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो मंदिर की तरफ जाएं। तो ये सारी क्या है, हमारे सोसाइटी के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो हमें कौन सिखा रहा है, हमारी फैमिली सिखा रही है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बातचीत करनी है, ये भी हमें हमारी फैमिली सिखाती है। नेक्स्ट है बिहेवियर रिलेटेड सोशोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। अब बिहेवियर रिलेटेड सोशोलॉजिकल प्रैक्टिसेस क्या होती है, जैसे कि जेंडर के अकॉर्डिंग बिहेवियर बोला जाता है कि जो बॉयज हैं उन्हें थोड़े ऐसे रफ राउडी से हों तो वो चलते हैं, और अगर इमोशनल हो तो उनको बोला जाता है क्या हो तुम रो रहे हो, लड़कियों की तरह रोते हो। ये वाली स्टेटमेंट अक्सर आपने सुनी होगी।
वेयर एज गर्ल्स से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सॉफ्ट हो, काइंड हो, हम्बल हो, उनमें इमोशंस हो। अब ये भी कितनी फनी बात है, अगर लड़की ना रोए तो ये बोला जाता है कैसी लड़की है, इसमें इमोशंस ही नहीं है, ये तो रोई ही नहीं। वेयर एज अगर लड़का रो जाए तो बोल देते हैं कैसा ओवर इमोशनल फूल जैसा है इंसान है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं, हम अपनी फैमिली से सीख रहे हैं, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है कि जो लड़के हैं वो रोएंगे नहीं। तो ये सोशलाइजेशन कर दी गई है। इनमें से कुछ चीजें गलत भी हैं और कुछ चीजें सही भी होती हैं। री बिहेवियर थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, हमारी फैमिली क्या करती है, हमारे बिहेवियर को री कर देती है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के जरिए। जैसे कि अगर लड़की किचन में बहुत अच्छा खाना बना लेती है या कुछ, तो अगर उसके पेरेंट्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि हमारी बेटी तो बहुत सियानी है या कुछ, तो फिर वो क्या होगा, उसे रिवॉर्ड मिल गया ना, तो वो उसे अच्छा लगेगा, तो वो काम फिर से करेगी, क्योंकि तारीफ किसे नहीं पसंद होती है। वेर इज अगर वो कुछ ऐसा करती है जैसे लड़ाई झगड़ा करके आती है या बदतमीजी से बात करती है, इवन लड़कों के लिए भी सेम चीज है, तो क्या किया जाएगा, उन्हें डांटा जाएगा या मारा पिटा भी जा सकता है। तो वो क्या, पनिशमेंट जब उन्हें मिलती है तो वो बिहेवियर जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो फैमिली है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेंडर आइडेंटिटी को पहचानने में और सोशलाइजेशन में। इसीलिए फैमिली के मेंबर्स को चाहिए कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स में ना फंसें, बल्कि एक इक्वेलिटी वाला माहौल लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास सब टॉपिक स्कूल। तो स्कूल क्या है, फॉर्मल एजेंसी और इंस्टीट्यूशन in which education is imparted to the students in a planned, systematic and organized manner in a suitable learning environment with aim for holistic development। तो सबसे पहले तो हमने स्कूल का एक डेफिनेशन काइंड ऑफ लिख दिया कि क्या होता है स्कूल, एक फॉर्मल एजेंसी जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है प्लान्ड और सिस्टमैटिक वे में और उनका सर्वांगीण विकास हो उसके लिए कार्य किया जाता है। अब स्कूल में बच्चे की सोशलाइजेशन कैसे होती है, तो स्कूल में क्या होता है, बच्चा इंटरेक्ट करता है टीचर्स के साथ, स्कूल मेट्स के साथ, पीयर्स के साथ, और पार्टिसिपेट करता है करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में, जिससे वो सीखता है कि जेंडर रोल क्या है, कि एज अ मेल मुझे क्या करना है, एज अ फीमेल मुझे क्या करना है। तो वो कैसे होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग जेंडर आइडेंटिटी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, स्कूल में क्या होता है, अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जैसे टेक्स्ट बुक, मैगजीन्स, ये सारे क्या रोल बताते हैं कि हमारा क्या रोल है। जैसे आपने देखा होगा कि बुक्स में क्या होता था, अब तो चीजें थोड़ी चेंज की गई है जब से जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा हम आगे लेके आए हैं। पहले क्या होता था कि अगर कुछ किचन का काम उन्हें दिखाना होता था तो वहां हमेशा मदर की फोटो होती थी, वेयर एज ऑफिस जा रहे होते थे तो हमेशा फादर, एक मेल की फोटो दिखाई जाती थी। तो उससे क्या हो गया, जेंडर रोल्स बनने शुरू हो गए। टीचर एज अ रोल मॉडल, अब आपने देखा होगा कि जो टीचर होता है वो रोल मॉडल की तरह होता है बच्चों के लिए। जो गर्ल्स होती हैं वो फीमेल टीचर्स को फॉलो करती हैं, वेयरएज जो बॉयज होते हैं वो मेल टीचर को फॉलो करते हैं, उन्होंने कैसा ड्रेसिंग किया है उस चीज को। तो चलिए इससे एक आपको एक मुझे छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, वो बता देती हूँ कि कैसे बच्चा कॉपी करता है अपने टीचर को। जैसे ये हमारी सोसाइटी की ही बात है कि एक छोटी बच्ची थी, फर्स्ट क्लास में थी आई थिंक उस वक्त, तो वो अपने पापा से कहती है कि मुझे नेल पेंट लगा दो। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि तुझे कल स्कूल जाना है तो नेल पेंट टीचर मारेगी। तो वो जो उसका जवाब था वो इतना फनी था, वो उस वक्त शायद मुझे उतना समझ नहीं आता, लेकिन अब मैं देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो एक सोशलाइजेशन थी। तो वो बोलती है कि टीचर कैसे डांटेगी, वो तो खुद लगा के आती है नेल पेंट, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ। तो इसीलिए शायद टीचर्स को बोला जाता है कि थोड़ा सिंपल लिविंग के साथ रहे, क्योंकि बच्चा जो है वो उन्हें फॉलो करता है। तो ये उस वक्त के फनी जवाब में मुझे अब लॉजिक नजर आता है कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला था। तो इसीलिए क्योंकि टीचर जो होता है वो रोल मॉडल होता है, गर्ल्स फीमेल टीचर्स को फॉलो करती हैं और बॉयज जो हैं वो मेल टीचर्स को फॉलो करते हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्कूल्स में देखा जाता है कि लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग गेम्स होते हैं। जैसे गर्ल्स के लिए ज्यादा खो खो, बैडमिंटन, ऐसी गेम्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। बॉयज के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसी गेम्स। ऐसा नहीं है कि मना ही है कि गर्ल्स नहीं खेल सकती, और अब तो काफी चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन जनरल की हम बात कर रहे हैं कि ज्यादातर क्या होता है। आपने देखा है गर्ल्स के फुटबॉल मैच स्कूल्स में नहीं देखे होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्रिकेट मैच तो फिर भी हो जाते हैं। तो ये एक तरीके के सोशलाइजेशन हो गई है, जेंडर आइडेंटिटी मिल चुकी है। पीयर इन्फ्लुएंस, हम जैसे ग्रुप में रहते हैं वो भी हमें बताता है कि कैसे बिहेव करना है। सो वो हमें टीच करता है हाउ टू बिहेव, व्हाट टू डू,
हमारी जो जेंडर आइडेंटिटी है उसकी बेसिस पर हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बात करनी है, वो सारी हमारे पेयर से भी हम सीखते हैं, जो कि स्कूल का एक पार्ट है। बुक्स हम देखें तो बुक्स में जो चीज़ मैंने आपको बताई कि मेल फीमेल की अलग ड्रेसिंग होती है, मैनर्स रोल्स बताए गए होते हैं, उस हिसाब से हम खुद को सीखते हैं। डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बॉयज़ के लिए स्पोर्ट्स, आउटडोर गेम्स, ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, वेयर एज गर्ल्स के लिए क्विज, रंगोली, मेहंदी कंपटीशन, ये ऐसे होते हैं, जिससे ये हो जाता है कि जो मेहंदी रंगोली वगैरह है वो ज़्यादा गर्ल्स के लिए बनी है। जेंडर रोल्स यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं। डिफरेंट यूनिफॉर्म होती है, बॉयज़ के लिए पैंट शर्ट होती है, गर्ल्स के लिए स्कर्ट होती है या सूट होता है। तो इससे भी क्या है कि सोशलाइजेशन हो रही है कि सोसाइटी हमें किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी, क्या हमें करना है। वेराइट ट्रीटमेंट, यानी कि स्कूल्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी एंड जेंडर। जैसे बॉयज़ को मैस्कुलाइन वर्क ज़्यादा दिया जाता है, जैसे टीचर्स को अगर कभी बोलना होता है कि ये टेबल यहाँ से हटा दो या ये चेयर्स हटा दो, तो क्या वो कभी गर्ल्स को बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, वो बॉयज़ को बोलते हैं। वेयरएज जब कोई क्रिएटिव वर्क करना होता है, रूम डेकोरेट करना होता है या फिर कुछ ऐसा क्रिएटिव करना होता है, तो वो ज़्यादातर गर्ल्स को बोलते हैं ऐसा करने के लिए। तो वो एक तरीके से क्या कर दिया उन्होंने, जेंडर रोल डिफाइन कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कि जो स्कूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन में। इसीलिए ज़रूरी है कि टीचर्स मिलकर ये कोशिश करें, जो भी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो मिलकर कोशिश करें कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में लाया जा सके, जहाँ वो जेंडर इक्वलिटी को समझें और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी जो होती हैं उनमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिले। इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स की इक्वलिटी हो, एनरोलमेंट में भी, और टाइम टाइम पर टीचर पेरेंट एसोसिएशन भी हो, ताकि अच्छी सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सके और जिनमें कमियां हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स और जेंडर बायसनेस को प्रमोट कर रही हैं, उन्हें रोका जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स विद स्पेसिफिक गोल्स एंड एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स, यानी कि स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स जिसमें पहले से ही प्री डिसाइडेड गोल होता है, प्रोसीजर्स होते हैं। दे ऑफन हैव ऑफिशियल मेंबरशिप्स, रूल्स एंड हायरार्कीज, जिसमें प्रॉपर रूल्स होते हैं, हायरार्कीज होती हैं कि कोई एक हायर लेवल पर है, फिर उससे कम लेवल पर फिर उससे कम, ऐसे हायरार्की है एक। These organizations provide a structured environment for socialization, networking, and collaboration, and they can also play a role in shaping gender identity and socialization through their policies, programs, and initiatives. यानी कि इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड और वेल नेटवर्क्ड इन्वायरमेंट होता है जो कि प्री डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड है कैसे चीज़ें होंगी, और इस तरीके से ये जेंडर आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स और अपने इनिशिएटिव्स के जरिए। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के? गवर्नमेंट एजेंसीज, LGBTQ और सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, विमेंस एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मेंस स्पोर्ट ग्रुप, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो फॉर्मल तरीके से चल रही हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से जेंडर आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन में मदद करती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जब भी हम कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो वहां पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जो वहाँ के पॉलिसीज हैं, मिशन हैं, वैल्यूज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनसे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जा सके और हमें ये बताया जा सके कि अगर हम वहाँ पर एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिससे हर जेंडर को अपना रोल पता चलता है कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उससे भी हम अपना रोल और सोशलाइज होते हैं। जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हर किसी का अपना यूनिक कल्चर होता है, अपने वैल्यूज होते हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, अपने बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं। तो जब भी कोई न्यू मेंबर जाता है तो वो जब डेली इंटरेक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है कि कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो भी उस सोसाइटी में फिट हो सके। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़े लीनियंट होते हैं कि उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है,
आप इनफॉर्मली भी इंटरेक्ट कर सकते हो अपने सीनियर्स के साथ। वेयर एज कहीं कहीं पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। तो वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आती हैं, जो हमें बताती हैं कि हमें कैसे अपने रोल के अकॉर्डिंग रहना है और सोशलाइजेशन में मदद करती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में जैसे वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जिसमें हमारे कुछ मेंटर होते हैं जो हमें बताते हैं ट्रेनिंग के दौरान कि हमारा क्या रोल रहने वाला है। वहाँ पर हमें टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है ये बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उससे भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ज़रिए क्या है, हमें सोशलाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो जब हम बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तो हमारे अंदर सोशल स्किल्स आती हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस फीडबैक एंड इवेल्युएशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रेगुलर फीडबैक देती हैं अपने एम्प्लॉयज को कि उन्होंने कैसा काम किया है। और अगर तो हमारे फीडबैक अच्छा होता है, यानी कि अगर हमें अच्छा फीडबैक मिलता है, हम जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी एक्सपेक्टेशंस पर अच्छे उतरते हैं, उनके गोल्स और उनके स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाते हैं। तो जैसे हमने फैमिली वाले में पढ़ा था, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर तो हमें अच्छा बोला जा रहा है तो हम वो चीज़ करेंगे, और अगर नहीं बोला जा रहा है तो हम अपने इवेलुएट करेंगे खुद को कि कहाँ पर कमी रह गई है और सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पर हम कहाँ फिट नहीं हो पा रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और उस हिसाब से हम बिहेव करेंगे। तो ये कुछ तरीके थे जिनके जरिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी सोशलाइजेशन और जेंडर आइडेंटिटी में मदद करती है। क्योंकि जब हम इन सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि हम किस में फिट रह पा रहे हैं। तो अगर हम उस चीज़ में फिट नहीं रह पा रहे हैं तो वो हमारी जेंडर आइडेंटिटी होगी कि हम खुद को पहचानेंगे कि हम कहाँ पर खुश हैं, कहाँ पर नहीं हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको जेंडर आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन से रिलेट करते हुए एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर लेस स्ट्रक्चर्ड एंड ऑफन अराइज स्पॉन्टेनियसली बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट, रिलेशनशिप्स और कॉमन गोल्स। यानी कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड चीज़ें नहीं होती हैं, लेस स्ट्रक्चर्ड होती हैं। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे जाते हैं, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम वहाँ जाएंगे, हमें अच्छा लग रहा है, कॉमन गोल है हमारे, तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। They do not have official memberships or formal hierarchies. These organizations provide a more relaxed and flexible environment for socialization where individuals can come together, interact and engage in activities based on shared interest or connections. यानी कि जो मैंने बात आपको पहले बताई कि जिनका सेम गोल है, सेम इंटरेस्ट है, वो एक साथ आकर इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, जिससे उनकी सोशलाइजेशन होती है, उस इन्वायरमेंट को समझते हैं, वो उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं। Informal organizations can also contribute to gender identity and socialization. कैसे contribute करता है? By providing spaces for individuals to express themselves, form relationships, and explore their identities in a more casual and personal setting. कैसे सोशलाइजेशन होती है? जब हम इंटरेक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं खुद को, रिलेशंस बनाते हैं, तो हम खुद को भी एक्सप्लोर करते हैं एक कैजुअल और पर्सनल सेटिंग में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स क्या हैं? सोशल क्लब्स हो गए, हॉबी ग्रुप्स हो गए, कम्युनिटी गैदरिंग्स हो गई, फ्रेंड सर्कल्स हो गए। और अब हम बात करेंगे किस तरीके से ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं। क्रिएटिंग सपोर्टिव कम्युनिटीज। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हमें अच्छा लग रहा है इसीलिए हम लोगों से बात कर रहे हैं। तो हम सीख रहे हैं ना कि कैसे उस एनवायरनमेंट में रहना है, तो इस तरीके से सोशलाइजेशन हो रही है। प्रमोटिंग एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन। अब यहाँ पर कोई हायरार्की नहीं है, डाइवर्स लोग होंगे, अलग अलग लोग हो सकते हैं, तो हम सीखेंगे कि कैसे उनसे बातचीत करनी है और कैसे उनकी बात समझनी है। इंक्लूजन की भावना आएगी। प्रोवाइडिंग रोल मॉडल। इनफॉर्मल सोसाइटी में भी हमारे रोल मॉडल होते हैं। जैसे अगर हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की ही बात करें तो वहाँ पर हम कुछ लोगों को फॉलो करते हैं क्योंकि हमें उनकी बात अच्छी लगती है, तो हम उन्हीं की प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो बताते हैं उस हिसाब से हम चीज़ें सीखते हैं। इनफॉर्मल नेटवर्क एंड सोशल सर्कल्स। हम अपने पीयर्स, अपने कोलीग्स के साथ एक जहाँ पर कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, हम अपनी मर्जी से बॉन्ड्स बनाते हैं और एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और समझते हैं। इसके अलावा कलेक्टिव लर्निंग होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
इनकरेज करती है कलेक्टिव लर्निंग को, नॉलेज शेयरिंग को। जैसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या करते हैं, डिस्कशंस कर लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर लेते हैं। ऐसी बातों बातों में हम लोगों के विचारों को जान लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि कम्युनिटी की क्या एक रिक्वायरमेंट है वो हमें पता चलती है, कम्युनिटीज में कौन से लोग ज्यादा फिट हो पाते हैं ये चीज हमें पता चलती है। इसके अलावा अडेप्टेशन टू चेंज आती है, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर क्या होता है कि अब हर कोई तो हमारी पसंद का नहीं हो सकता है ना, तो हम थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो जो अडेप्टेबिलिटी होती है वो एक एसेंशियल स्किल बन जाती है इफेक्टिव सोशलाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन में ये सारी एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि जब बच्चा इन एजेंसीज के टच में आए तो वो जेंडर इक्वेलिटी के बारे में सीखे, और इन एजेंसीज में हम ऐसी चीजें फॉलो करें जो कि जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करें। मीडिया में भी ऐसी चीजें दिखाई जाएं जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। तो अगर हम एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो जरूरी है कि जेंडर इक्वेलिटी हम बच्चे को सिखाएं और अच्छी सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।